हेलो बच्चों, अब तक अपन ने रिवीजन के तौर पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 एक्सरसाइज है वो अपलोड कर दी हैं, यानी आपने रिवीजन कर लिया है। अभी अपन फिफ्थ एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ एक्सरसाइज देखो, आपकी थर्ड और फोर्थ दोनों एक्सरसाइज को मिलाकर बनी हुई है, जिसमें मतलब आपके जो क्वेश्चन हैं, यानी मिलाकर बनने का मतलब ये है कि क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट यानी सारणी पर निर्भर भी आएंगे और जो मैट्रिक्स है उस पर भी निर्भर आएंगे। ठीक है, यानी व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण है वो है, तो ये दोनों मिला के मतलब व्युत्क्रम आव्यूह यानी प्रतिलोम प्रतिलोम और ये जो सारणिक है आपका, ये दोनों एक दूसरे को मिलाकर मतलब जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके 5वीं एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, जिसमें कंसेप्ट कौन कौन सा होगा देखो। डिटर्मिनेंट पर निर्भर तो कौन कौन सी बातें होंगी। एक तो आपका क्रेमर नियम है, दूसरा एक मैट्रिक सॉरी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो तो आपके निर्भर होंगे सारणिक से। ठीक है, मैट्रिक्स इसमें कहाँ पर काम में ली जाएगी। मैट्रिक्स में देखो, मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे आपके कि एक मतलब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन आज दिया गया है, यानी दो चर अगर दिए जाएंगे तो आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, तीन चर दिए जाएंगे तो तीन इक्वेशन दिए जाएंगे। तो इस प्रकार जो आपको इक्वेशन दी जाती हैं उनके लिए आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू याद करना है। ठीक है, तो ये सारा सारा कंसेप्ट आपका इसी एक्सरसाइज फिफ्थ में है। तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी आधार पर लगाए हैं कि आप लोग हर प्रकार का क्वेश्चन जो है वो कर सको। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप मुझसे वापस ही पूछ सकते हैं, जैसा कि आप रोज़ पूछ रहे हो। लेकिन ज़्यादातर जो जवाब है वो मेरे पास समाकलन से आ रहे हैं, न कि ये जो 1 2 3 4 5 है उनसे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और वैसे एक बार आप जो कंसेप्ट है कि इन्वर्स कैसे याद करेंगे, इन्वर्स के लिए मतलब कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। फिर भी मैं क्वेश्चन में आपको बीच बीच में जो चीज़ें ज़रूरी है वो बताता रहूँगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि ए इक्वल टू आपको एक वैल्यू दी गई है, यानी एक मैट्रिक्स दी गई है, कोस थीटा, साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये मैट्रिक्स दी गई है तो आपको ए इनवर्स याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है, ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स के लिए अपने को क्या करना होता है कि ए इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले तो इस जो भी मैट्रिक्स आपको दी गई है उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट यानी सारणिक बना लेना है। ठीक है, यानी यहाँ से अगर ए इक्वल टू ये है तो अपन सबसे पहले इसके सारणिक का मान याद करेंगे, यानी यूं जो क्या होगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब ये करेगा क्या, देखो जब इनसे बनने वाले सारणी या डिटर्मिनेंट का अगर मान ज्ञात करते हैं और इस डिटर्मिनेंट का मान यदि 0 आ जाता है, ठीक है, तो फिर उन अवयवों के लिए या उस मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो संभव नहीं होता, यानी उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब देखो मोड ऑफ ए ज्ञात करेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार इस मैट्रिक्स से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये इक्वल टू जीरो नहीं आया, इक्वल टू जीरो नहीं आया मतलब इसके इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अब इन्वर्स के अस्तित्व के बाद में सारणी के बाद में अपने को कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं, देखो अब इसके बाद में मान ज्ञात करना होता है अपने को सहखंड। ठीक है, और सहखंड क्या होते हैं कि जो अवयव आपको दिया गया है उसकी पंक्ति और स्तंभ को अपन छोड़ देते हैं, यानी पहले के लिए अपन F11 मान लेते हैं। तो F11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो कोस थीटा बचेगा, यानी F11 इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू में कोस थीटा, यानी इन दोनों को छोड़ दिया तो ये कोस थीटा बच जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा प्लस का कोस थीटा। फिर F12 मतलब इस अवयव के लिए तो -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू में इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो अवयव बचेगा ये माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। फिर अपन याद करेंगे F21 मतलब इस अवयव के लिए इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो ये प्लस का साइन थीटा बच जाएगा, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू में प्लस का साइन थीटा, तो ये बच जाएगा माइनस का साइन थीटा बच जाएगा। इसी प्रकार F22 याद करेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू में इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया तो वापस आ गया कोस थीटा, तो ये वापस हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो
अब इन अवयवों से बनने वाली जो मैट्रिक्स अपन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं तो वो आपका सहखंडक यानी एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाता है। यानी इसको अपन यूँ लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इनसे बनने वाली मैट्रिक्स। तो क्या बन जाएगी, पहला अवयव था आपका कोस थीटा, दूसरा था आपका साइन थीटा, फिर तीसरा था माइनस का साइन थीटा और चौथा था आपका कोस थीटा और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसके ट्रांसपोज के लिए अपन क्या करते हैं, यानी परिवर्तित रूप, पंक्ति को अपन स्तंभ में बदल देते हैं और स्तंभ को पंक्ति में। तो इस प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए है उसका मान क्या आ जाएगा, इसको अपन यूं लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपन ज्ञात करते हैं ए इनवर्स। तो इसके बाद में ए इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में इससे बनने वाले सारणी का मान। तो इससे बनने वाले सारणी का मान पहले आपका एक आ चुका था, तो ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रखेंगे तो यह एक से डिवाइड, हर एक वैल्यू को अगर अपन हर एक एलिमेंट को यानी हर एक अवयव को अगर अपन एक से डिवाइड करें तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वापिस यही का यही आ जाएगा, यानी कोस थीटा माइनस का साइन थीटा फिर साइन थीटा और फिर कोस थीटा। तो इस प्रकार ये आपका ए इनवर्स याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि ए इक्वल टू 2 3 1 2 और सिद्ध करना है अपने को कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 तथा ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये 3 नंबर की दृष्टि से। जब कोई समीकरण किसी मतलब किसी मैट्रिक्स के लिए सिद्ध होती है तो उस समीकरण से अपन ए इनवर्स कैसे याद करते हैं ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो देखो सबसे पहले तो अपने को यही सिद्ध करना है। तो ए स्क्वायर के लिए अपन क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, मतलब 2 3 1 2, ये तो हो गया ए इंटू में वापिस ए मतलब 2 3 1 2 माइनस का 4a मतलब 4 इंटू में a तो 2 3 1 2 प्लस आई क्या बताया था आपको, इकाई मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको अगर अपन हल करें तो मान क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 7। इसको हल किया तो माइनस का 8 और इसको हल किया तो प्लस का 1। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 और ये वापिस है 0। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, फिर ये वापिस 0 है तो प्लस का 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 7, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 और ये प्लस का 1। अब पूरे को अगर अपन हल करें तो पूरे को हल करने पर ये 7 और 1 8, 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 8 माइनस 8 ये भी 0। तो इस प्रकार मान आ जाएगा 0 0 0 और 0, जिसको अपन कहते हैं बिग ओ यानी शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसी इक्वेशन को काम में लेकर अपने को ए इनवर्स याद करना है। तो अपन ए इनवर्स कैसे याद करेंगे ये देखो। अब देखो अपने को इक्वेशन क्या दी गई थी कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, ये सिद्ध हुई थी इसके लिए। अब इस इक्वेशन की सहायता से अगर अपन ए इनवर्स याद करेंगे तो देखो ट्रांसफर करने पर क्या होगा, इन दोनों में से अपन ए कॉमन निकाल लेते हैं और इसको आई को आगे भेज देते हैं। ये हो जाएगा ए कॉमन निकालने पर ए माइनस 4i इक्वल टू आई। ठीक है, अब ए को अगर अपन इधर भेज दें तो ये ए डिवाइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, ए माइनस 4a इक्वल टू ए इनवर्स बच जाएगा, क्योंकि ए है वो अपॉन में जाएगा और अपॉन में अपन ऊपर भेज देंगे तो पावर -1 आ जाएगी। और आई क्या है, एक इकाई मैट्रिक्स है, तो आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए ये बन जाएगा ए इनवर्स। सॉरी ये 4i है। ठीक है, अब आई की और ए की वैल्यू रख दो तो ए माइनस 4i करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो अपनी इक्वेशन क्या आई थी कि ए इनवर्स इक्वल टू ए माइनस 4i। तो इस प्रकार अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू ए की वैल्यू थी आपकी 2 3 1 2 माइनस 4i मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 0 0 एंड 4। अब इसको सोल्व कर लो तो इस प्रकार ये ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया माइनस का 2, फिर 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3, फिर 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2। तो इस प्रकार ये जो मैट्रिक्स होगी आपकी माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 और माइनस का 2, ये बन जाएगी आपकी ए इनवर्स।
ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। कब? जब आपको एक इक्वेशन दी जाए और एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके लिए अपने को सिद्ध करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ ए मतलब ए का सारणिक, ठीक है, इंटू में I3 मतलब इकाई मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी ये तीनों टर्म अपने को सीधे करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट होता है कि सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, इनके अवयवों के सह खंडों से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो देखो सबसे पहले अपन F11 ज्ञात करें तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे आपके पास। कौन कौन से? 0 0 माइनस का 2 एंड 3, ठीक है, प्रसार करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। फिर इसी प्रकार F12 ज्ञात करेंगे तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू में इसको छोड़ दिया तो 3 1 माइनस 2 एंड 3, तो 3 1 माइनस 2 एंड 3। अब देखो यहाँ से एक वैल्यू आएगी माइनस की, इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 और ये -2, तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11। फिर इसी प्रकार F13 फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू में इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो 3 1 0 0, तो 3 1 0 0, इसको सोल्व किया तो ये 0 और ये भी 0, तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। फिर F21 फाइंड आउट करें तो F21 के लिए क्या करेंगे, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू में इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया तो -1 2 0 और 3 बच गया, तो -1 2 0 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, ये 0 हो ही जाएगा, और ये भी चिन्ह माइनस का, तो -3 और इंटू माइनस प्लस का 3। फिर F22 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू में इसको छोड़ देंगे तो 1 2 1 और 3, 1 2 1 और 3, ये 3 हो जाएगा, ये -2 तो ये हो जाएगा 1, और ये साइन प्लस का है ही तो ये हो जाएगा वापस 1। फिर F23 तो F23 मतलब -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू में इसको छोड़ दिया तो 1 -1 1 और 0, तो 1 -1 1 और 0, ठीक है। इस प्रकार ये 0 हो जाएगा, ये -1 मतलब प्लस का 1, प्लस के 1 को बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। फिर F31 के लिए -1 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू में इनको छोड़ देंगे तो -1 2 0 और -2, तो -1 2 0 और -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2, ये हो जाएगा 0, यहाँ से साइन प्लस का है तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2, ठीक है। फिर F32 के लिए -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू में इसको छोड़ दिया तो 1 3 2 और -2, तो 1 3 2 और माइनस का 2, तो ये -2 और ये -5, तो -2 -5 माइनस का 7 और ये माइनस तो प्लस का 7, ठीक है। इसी प्रकार F33 फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू में इसको छोड़ देंगे तो 1 -1 3 और 0, तो 1 -1 फिर 3 और 0, तो ये 0 -3 प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से साइन प्लस का है, इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3, ठीक है। तो ये अपने पास ये जो 9 एलिमेंट थे इन सब के क्या आ गए, मतलब सहखंड आ गए। अब इसके बाद में अपन सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन्हीं अवयवों से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो 0 माइनस का 11 0, फिर 3 1 -1, फिर 2 7 और 3 का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदल देंगे तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी 0 -11, फिर 0 3 1 -1 2 7 एंड 3, ठीक है। इस प्रकार ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपन इन एक एक टर्म को लेके चलते हैं। अपने को मोड ऑफ ए भी चाहिए, मोड ऑफ ए इस टर्म के लिए चाहिएगा तो अपन मोड ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी ए का डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। तो अपन दूसरे कॉलम की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि इसमें दो वैल्यू 0 है। तो देखो इसका चिन्ह प्लस का, इसका माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस का 1 इंटू में इसको छोड़ देंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी 3 -2 1 और 3, यानी 3 -2 1 और 3। सोल्व करेंगे तो 3 और प्लस 2 11, और ये प्लस का है तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मोड ऑफ ए इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बाकी ये जो तीनों टर्म है ये एक एक करके प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कि फर्स्ट लेके चलते हैं अपन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए की वैल्यू थी आपकी 1 -1 2 3 0 -2 1 0 एंड 3 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आपका आया था 0 -11 0 फिर 3 1 -1 2 7 एंड 3। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे अपन मल्टीप्लीकेशन। देखो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस 11 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 यानी वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में 11। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस का 1 और माइनस का 2 यानी -1 -2 तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 यानी 0 बच जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो देखो 2 माइनस का 7 और माइनस का 6 तो ये कितना बच जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक वैल्यू में अपन ने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी थी, तो ये आपका 8 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू 8 आएगी आपकी। ठीक है, ये 8 आएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 0 और फिर ये वापस 0, तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 ये 0 और ये प्लस का 2 तो ये वापस आ जाएगा 11। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 और ये वापस से कितना हो जाएगा माइनस का 6 तो ये वैल्यू भी हो जाएगी 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 0 तो ये वैल्यू भी 0 आ गई। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 फिर 0 सॉरी 3 0 और ये माइनस का 3 तो ये भी 0। फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और प्लस का 9 तो ये लास्ट आ जाएगा 11। ठीक है, जिसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट अपन अप्लाई करते हैं, कौन सा, ए का सारणी गुणा में i3। तो ए का सारणी की वैल्यू 11 आई थी और i3 मतलब इकाई मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस बन जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसको अपन कह देते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब थर्ड पार्ट अपन लेके चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अगर अपन पहले रखेंगे ये हो जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 एंड 3। ठीक है, फिर वापिस इंटू करेंगे किससे, ए से इंटू करेंगे तो 1 -1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 एंड 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ये 9 और ये 2 तो वैल्यू आ जाएगी 11। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 फिर ये 0 और ये वापिस से 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 तो वापस वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11 प्लस का 3 प्लस का 8 तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 ये 0 और ये भी 0 तो ये बचेगा प्लस का 11। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22 फिर माइनस का 2 और माइनस का प्लस का 24 तो इस प्रकार ये वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -3 + 3 तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 ये 0 और लास्ट वाला ये भी 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस का 2 प्लस का 9 तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, अब इस प्रकार ये तीनों पार्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों आपस में RHS इक्वल आ रही है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू i3 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन ठीक है बढ़िया से हल हो गया। तो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है, देखो कि a इक्वल टू ये अपने को एक मैट्रिक्स दी गई है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। तो इसके 3 पार्ट आपको दिए गए और वैसे 3 नहीं इसके 6 पार्ट हो गए ये टोटल। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू i3, फिर a इनवर्स इक्वल टू f माइनस अल्फा, और थर्ड पार्ट में आपको सिद्ध करना है जो अभी अभी अपन ने यहाँ पर किया था ना ये वाला, ये इसी तरीके से करना है। तो देखो ये मैं छोड़ देता हूँ, अगर फिर भी किसी को मतलब मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, अगर ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो तो दिक्कत हो तो बता देना, मैं करके वापस से भेज दूंगा। पहला देखो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए अपन यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, पहले सेकंड ज्ञात करके एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो देखो f11 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी कोस अल्फा 0 0 और 1। तो सीधा हल कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू बचेगी कोस अल्फा। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोस अल्फा ही हो जाएगी वापिस।
फिर F12 मतलब इसके लिए, तो -1 + 2 इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, साइन 0 0 और 1, तो इस प्रकार इनको मल्टीप्लाई किया तो साइन अल्फा और इनको मल्टीप्लाई किया तो 0, तो ये हो गया साइन अल्फा, और बाहर इस माइनस के कारण हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, अब F13 के लिए अपन क्या करेंगे, -1 + 3 इंटू में इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये चारों इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये चारों वैल्यू बचेंगी आपकी, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और 0, मल्टीप्लाई किया तो 0 0 हो जाएगा, तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो F21, तो F21 के लिए अपन क्या करेंगे, -1 + 2 + 1 इंटू में इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो माइनस साइन अल्फा 0 0 और 1, तो माइनस साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा 0, तो इंटू में आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा। अब ये माइनस साइन अल्फा और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा। F22 याद करेंगे तो -1 + 2 + 2 इंटू में इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, कोस अल्फा 0 फिर 0 और 1, तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस अल्फा और ये वापस 0, तो इंटू में हो जाएगा कोस अल्फा, वापस वैल्यू भी कोस अल्फा ही आ जाएगी। फिर F23 याद करेंगे तो -1 + 2 + 3 इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और 0, तो ये दोनों वैल्यू 0 0 है, मतलब 0 आ जाएगा, तो वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन फाइंड आउट करते हैं F31, तो F31 के लिए क्या होगा, -1 + 3 + 1 इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये चार वैल्यू बचेंगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर F32 के लिए -1 + 3 + 2 इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो कोस अल्फा साइन अल्फा 0 और 0, तो ये वापिस से 0 हो जाएगा, तो अब इक्वल टू 0 आ जाएगा। F33 -1 + 3 + 3 इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये चार वैल्यू बचेंगी, इनको मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है 1, इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो इस प्रकार अपन क्या याद कर सकते हैं, ये जो सेकंड है वो अपन ने सारे याद कर लिए। अब अपन याद करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए अगर अपन लिखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, इन्हीं अवयवों से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो देखो वैल्यू क्या क्या आई थी आपकी, कोस अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा फिर 0 फिर साइन अल्फा कोस अल्फा 0 फिर वैल्यू आई थी 0 0 1। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से अगर अपन ए इनवर्स याद करेंगे तो ए इनवर्स कैसे याद, सॉरी इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज याद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, रो को कॉलम बना देंगे तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर 0 और ये साइन अल्फा कोस अल्फा 0, ये 0 0 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए के बाद में अपने को ए इनवर्स याद करना है, तो जैसा कि आप जानते हो कि इससे बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई थी, तो 1 से इन एलिमेंट्स को डिवाइड करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो अपन ए इनवर्स इक्वल टू भी वापिस से यही रख देते हैं, क्या हो जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। तो इस प्रकार ये मिल गई अपने को ए इनवर्स। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, देखो पहला सिद्ध करना था अपने को फर्स्ट पार्ट में कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I3। ठीक है, तो अपन LHS लेके चलते हैं, तो ए इनवर्स तो अपना ये हो गया कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 फिर 0 0 1, ये तो हो गया ए इनवर्स। इंटू में अपन रखेंगे ए, तो ए रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या दी गई थी आपको, ए की वैल्यू थी कोस अल्फा साइन माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर इसके बाद में साइन अल्फा कोस अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और फिर 0 0। ठीक है, अब देखो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा और वापिस से 0, तो प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू जाएगी 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 0, तो लास्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो देखो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा और लास्ट में 0, तो इस प्रकार ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा
प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वापस 1 आ जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 0 और लास्ट में वापस 0, तो वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 और लास्ट वाला 1। तो इसको अपन क्या कहते हैं, एक यूनिट मैट्रिक्स यानी I3। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका सेकेंड पार्ट है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब देखो यानी RHS आ गई आपके पास। अगर ये RHS आ गई तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। अब अपन इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो अपने को क्या दिया गया था कि A इनवर्स इक्वल टू एफ माइनस अल्फा। ठीक है, यानी एफ अपने को शुरू में जो मैट्रिक्स दी गई थी वो थी, अगर उसमें अपन अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखें तो वो A इनवर्स के बराबर आती है। तो देखो एफ अल्फा क्या था, यानी एफ माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा कि एफ अल्फा जो है उसमें अपन अल्फा की जगह माइनस अल्फा रख दें, यानी कोस अल्फा था पहला, तो कोस माइनस का अल्फा, फिर था माइनस साइन अल्फा, तो माइनस ऐसा का ऐसा साइन माइनस का अल्फा, फिर 0, फिर वापिस से साइन माइनस का अल्फा, फिर कोस माइनस का अल्फा, 0 0 0 1। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो कि कोस माइनस अल्फा है वो प्लस का कोस अल्फा होता है, जबकि साइन माइनस अल्फा वो माइनस का साइन अल्फा होता है। तो इसको अगर अपन लिखें तो कोस माइनस अल्फा तो वापस बदल के कोस अल्फा हो जाएगा, बाहर माइनस है अंदर भी साइन माइनस अल्फा है, तो एक माइनस और आएगा, इसका मतलब ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का साइन अल्फा और कोस माइनस अल्फा वापस को प्लस का कोस अल्फा और ये 0, फिर 0 0 1। ठीक है, अब इसका कंपेरिजन करके देखो आप ए इनवर्स से, तो ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये होगा ए इनवर्स के, अतः क्या हो जाएगा कि ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए माइनस ए अल्फा। ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो गया। अब थर्ड पार्ट आपको जो बताया था वैसे तो अपन पहले कर चुके हैं ये, लेकिन अभी आपको ये दोबारा एक बार हल करके देख लेना है, क्योंकि साइन कोस में दिया गया है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, तो एक बार प्रैक्टिस अगर हो तो आपको पहले से पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि a इक्वल टू 1/9 गुना एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, देखो ए इनवर्स याद करना है अपने को, तो अपन या तो क्या करें 1/9 को सभी अवयवों से गुणा कर दें। ठीक है, और अगर गुणा ना करें तो यहाँ से अपन इसको मैट्रिक्स से कोई दूसरी मैट्रिक्स है वो मान लें। ठीक है, तो अपन गुणा कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है लेकिन कंसेप्ट है वो आसान रहेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करें कि चलो वो तो वैसे तो आपको एग्जाम में क्लास में बताया हुआ ही था, कैसे कि 1/9 से अंदर गुणा करके, और मैं अब एक नई मैट्रिक्स मान के बता देता हूँ आपको। देखो नई मैट्रिक्स मानेंगे तो अपन क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को अपन बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को अगर अपन ने बी माना तो ए इक्वल टू 1/9 गुणा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने को ए इनवर्स याद करना है तो ए इनवर्स के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, पूरे का होल इनवर्स, यानी 1/9 गुणा बी का होल इनवर्स। अब सब पर घात अगर अपन -1 लागू कर दें तो ए इनवर्स इक्वल टू 9, 1/9 पर लागू करेंगे तो ये गुणा में 9 आ जाएगा, यानी घात ऊपर चली जाएगी, और ये हो जाएगा 9 गुणा बी इनवर्स। ठीक है, तो ये इसको अपन समीकरण नंबर 1 मानते हुए बी इनवर्स याद कर लेते हैं और उसको 9 से गुणा कर देते हैं। जबकि अपने पास बी इक्वल टू क्या था, ये वाली मैट्रिक्स थी, यानी बी इक्वल टू मैट्रिक्स थी अपनी -8 मतलब माइनस का 8 1 और 4, फिर 4 4 और 7, फिर 1 -8 और 4। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का अपन कर देते हैं प्रसार, यानी सारणी का मान ज्ञात करते हैं। देखो प्रसार करेंगे तो अपन पहली पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं, यानी मोड ऑफ बी ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो मोड ऑफ बी मतलब -8 गुणा में इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, -8 4 7 -8 और 4। ठीक है, फिर -1 गुणा में इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 4 1 7 और 4, तो 4 1 7 और 4। ठीक है, फिर लास्ट में वापिस से प्लस का 4 गुणा में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, तो 4 4 1 और -8, तो इस प्रकार 4 4 1 और -8। ठीक है, अब प्रसार कर लो, तो देखो -8 गुणा में इसको हल किया तो 16, फिर -56, तो 16 और 56 हो जाएंगे आपके 72, यानी इसको अपन लिख सकते हैं प्लस का 72। ठीक है, -1 गुणा इसको हल करेंगे तो 16 -7, तो कितना बचेगा, प्लस का 9 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये -9, फिर +4 गुणा में इसको हल करेंगे तो -32 -4 में यानी -36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर अपन हल करें तो देखो 72 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
जब इस पूरे को हल करोगे तो ये माइनस का आएगा आपका 729, जिसको अपन लिख सकते हैं -9 की घात 3। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये बी का मतलब सारणिक का मान आ गया, तो अब अपन ज्ञात करते हैं इसके सेकंड, यानी पहले ज्ञात करते हैं B11। तो B11 ज्ञात करेंगे तो B11 का मान क्या हो जाएगा, -1 की घात 1 + 1 गुणा में इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये 4 अवयव बचेंगे, 16 माइनस माइनस 56, तो ये हो जाएगा प्लस का 72, यानी B11 की वैल्यू प्लस का 72 आ जाएगी। फिर B12 के लिए -1 की घात 1 + 2 गुणा में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, मतलब ये वाला सेकंड बचेगा, तो 16 माइनस 7 तो प्लस का 9 हो जाएगा, बाहर माइनस का चिन्ह होने के कारण माइनस का 9। फिर B13, तो B13 याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 की घात 1 + 3। फिर इसका सेकंड है वो ये हो जाएगा, जिसकी वैल्यू माइनस का 36 आई थी, तो इंटू में माइनस का 36 तो इक्वल टू भी माइनस का 36। ठीक है, अब देखो, अब अपन ज्ञात करते हैं B21, तो B21 ज्ञात करेंगे तो -1 की घात 2 + 1 गुणा में इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 1 4 -8 और 4 गुणा किया प्लस का 4 माइनस का 32 मतलब प्लस का 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 36। B22 याद करेंगे तो -1 की घात 2 + 2 गुणा में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, तो -8 4 1 और 4, तो माइनस का 32 और माइनस का 4, तो ये वापस हो जाएगा माइनस का 36, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 36। फिर B23 के लिए याद करेंगे, B23 के लिए वैल्यू आ जाएगी -1 की घात 2 + 3 गुणा में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, -8 1 1 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 64 - 1 यानी 63 बन जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी माइनस का 63। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन थर्ड रो के लिए और फाइंड आउट करते हैं। तो B31 के लिए -1 की घात 3 + 1 गुणा में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, तो 7 - 16 माइनस का 9 बच जाएगा, तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9। फिर B32 याद करेंगे, तो B32 के लिए क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो -8 4 4 और 7, तो ये माइनस का 56 माइनस से 16, तो 56 - 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 72, तो -1 की घात 3 + 2 गुणा में माइनस का 72, यानी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 72। ठीक है, अब B33 के लिए अपन क्या करेंगे, -1 की घात 3 + 3 गुणा में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, तो माइनस का 32 - 4 यानी माइनस का 36, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 36। इस प्रकार ये अपने को सेकंड है वो ज्ञात हो जाएंगे। अब सेकंडों के बाद में अपन क्या करते हैं कि इनके अवयवों से मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज याद करेंगे, जो एडजॉइंट ऑफ बी के बराबर होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे अपन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव आपके ये थे 72 -9 माइनस का 36, दूसरी के अवयव ये थे -36 -36 और माइनस का 63, तीसरी के अवयव ये थे -9 72 और माइनस का 36 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा कि 72 -9 माइनस का 36, फिर -36 और माइनस का 63, फिर माइनस का 9 72 और माइनस का 36। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ बी। अगर बी इनवर्स याद करेंगे तो देखो, बी इनवर्स का मतलब 9 की घात 3 था, तो 9 की घात 3 का अपन भाग दे देंगे इसमें -9 की घात 3 का, तो बी इनवर्स इक्वल टू देखो -9 की घात 3 का अगर अपन भाग देंगे इसमें, तो ये मतलब 9 8 72 है, तो ये क्या बच जाएगा आपका, 9 की घात 3 का भाग देंगे तो 1 माइनस कॉमन निकाल लें, तो 1/9 का स्क्वायर तो बच जाएगा बाहर, और 1 9 है वो कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8, फिर ये प्लस का माइनस का 8 प्लस का 4 और ये प्लस का 1, इसमें भाग देंगे तो प्लस का 1 प्लस का 4, फिर ये वापस प्लस का 8, ये 4, फिर ये 7 और ये 4। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिल जाएगी आपको बी इनवर्स। अब ये बी इनवर्स है, इसकी वैल्यू अपन वापस कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि अपने को ए इनवर्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है वो सिद्ध करना है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कि क्या था 1 यानी 9 गुणा में एक बी इनवर्स था, तो 9 गुणा में 1/9 का स्क्वायर और इंटू में वापस बी इनवर्स, तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा -8 4 1 1 4 माइनस का 8 4 7 और 4। ठीक है, 9 से 1 घात कट जाएगी, तो वापस ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 1/9 गुणा में क्या आ जाएगा माइनस का 8 4 1 और ये 1 4 माइनस का 8 फिर 4 7 और 4। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स देखो अपने को शुरुआत में मैट्रिक्स ये दी गई थी,
अगर अपन इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं तो अपने को ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज ए की पावर टी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका ए की पावर टी। अतः क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू ए टू द पावर टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको कि ए इक्वल टू एक टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा और एक हो, तो आपको सिद्ध करना है ए की पावर टी गुना ए इनवर्स बराबर कोस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा साइन टू अल्फा और कोस से टू अल्फा। तो देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, पहले ए इनवर्स याद करते हैं। ए की पावर टी तो अपने को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले ए की पावर टी याद कर लें। तो अगर ये ए है तो ए टू दी पावर टी, मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे तो ए की पावर टी हो जाएगी वन टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा और वन। ठीक है, अब ए इनवर्स के लिए अपन इसके 6 खंड याद करते हैं। तो ए वन वन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो वन बच जाएगा, तो इंटू में वन इक्वल टू वन। फिर ए वन टू, अब ए वन टू के लिए क्या हो जाएगा, माइनस वन टू दी पावर वन प्लस टू, यानी इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो वैल्यू माइनस का टेन अल्फा बच जाएगी, तो माइनस टेन अल्फा। अब यहाँ से भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का टेन अल्फा। फिर ए टू वन ज्ञात करते हैं। तो ए टू वन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस वन टू दी पावर टू प्लस वन इंटू में फिर क्या करेंगे, इसको मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो वैल्यू बचेगी टेन अल्फा। तो इस प्रकार ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का टेन अल्फा। फिर अपन ए टू टू ज्ञात करते हैं। तो ए टू टू के लिए माइनस वन टू दी पावर टू प्लस टू इंटू में इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो वैल्यू बच गई वन, तो इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है, अब यहाँ से अगर पहले अपने को एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना पड़ेगा। सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, इनसे अवयव मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज याद कर लेंगे। तो वन माइनस का टेन अल्फा, सॉरी प्लस का टेन अल्फा, माइनस का टेन अल्फा और वन, इसका ट्रांसपोज। तो इसको वापस बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस का टेन अल्फा और वन। ठीक है, अब यहाँ से अपन मोड ऑफ ए और याद कर लेते हैं। तो देखो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, ये ए है, तो मोड ऑफ ए याद करेंगे तो ये माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी वन माइनस माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब इस एडजॉइंट ऑफ ए में अगर इसका इससे डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगी, ए इनवर्स बन जाएगी। तो इस प्रकार अपन ए इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इंटू में वापिस से ये, यानी वन माइनस टेन अल्फा और वन। ठीक है, अब ये ए इनवर्स आ गई अपने पास और ये ए की पावर टी है। एलएचएस लेके चलें यहाँ से, जो सिद्ध करना ना उसके लिए। तो अतः अपन क्या लिख सकते हैं कि ए की पावर टी इंटू में ए इनवर्स। ठीक है, तो ए टू दी पावर टी इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर टी के लिए तो ये वैल्यू आ जाएगी वन माइनस का टेन अल्फा और वन इंटू में ए इनवर्स, मतलब एक बट्टा एक प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू में ये बच जाएगा वन माइनस टेन अल्फा प्लस का टेन अल्फा और वन। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको अपन बाहर रख लेते हैं। तो वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो माइनस का टेन अल्फा, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का टू टेन अल्फा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा, तो ये हो जाएगा टू टेन अल्फा प्लस का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर और प्लस का वन, तो ये वापस हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हर एक वैल्यू को अगर बाहर वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा कि वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। दूसरे को डिवाइड करेंगे तो माइनस को अलग रख देते हैं, तो ये हो जाएगा टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। फिर तीसरे को डिवाइड करते हैं तो टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। चौथे को डिवाइड करेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये सारे के सारे आपके, यानी ये कोस टू अल्फा का फॉर्मूला होता है टेन की टर्म में, ये साइन टू अल्फा का, ये साइन टू का और ये कोस टू अल्फा का। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है वो बन जाएगी आपकी कोस टू अल्फा, दूसरी में माइनस बाहर रखा था तो साइन टू अल्फा की टर्म बन जाएगी, ये साइन टू अल्फा और लास्ट वाला ये वापस कोस टू अल्फा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो जाएगा कि ए टू द पावर टी इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा एंड कोस टू अल्फा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि ए इक्वल टू माइनस आठ पाँच दो और चार, एक मैट्रिक्स दी गई है दो गुना दो की। फिर अपने को सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस चार ए माइनस बयालीस आई इक्वल टू जीरो, और उसके बाद में अपने को ए इनवर्स से याद करना है। तो पहले सिद्ध करना है कि ये मान इसके मैट्रिक्स ए के लिए संतुष्ट होगा। तो देखो
ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i, पहले तो अपन ये मान रख लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 का 42i बराबर ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो -8 5 2 और 4 इंटू में -8 5 2 और 4, ये तो गया ए स्क्वायर प्लस 4a मतलब 4 गुना वापस मैट्रिक्स ए माइनस का 8 5 2 और 4 और माइनस का 42i मतलब 42 गुना आई 1 0 0 और 1। अब इसको हल कर लो, देखो ए स्क्वायर का पहला अवयव क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 64 और प्लस का 10, तो माइनस का 64 और प्लस का 10 माइनस का 54 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 54। अब इसका पहला अवयव है वो होगा माइनस का 32, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 42, तो ये 54 ना होगा 74 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 64 होगा, तो इस प्रकार ये प्लस का 74 हो जाएगा, फिर माइनस का 32, तो फिर देखो ये तो प्लस का 74 हो जाएगा, माइनस का 32 और लास्ट वाला देखेंगे तो अपन माइनस का 42, फिर दूसरा देखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40 और प्लस का 20, तो माइनस का 40 और प्लस का 20 क्या बच जाएगा, माइनस का 20 बच जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 और इसके लिए ये वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16 और प्लस का 8, तो माइनस का 16 प्लस का 8 माइनस का 8 बच जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 और इससे लास्ट वाले से आ जाएगा 0। अब चौथी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और ये 16 यानी 26 हो जाएगी, फिर इसको देखेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 42। अब सबको हल करके देखें तो देखो 32 और 42 74, ये प्लस का 74 ये माइनस का 74 0, 20 माइनस का 20 प्लस का 20 0, माइनस 8 प्लस 8 0 और ये 26 और 16 42 और माइनस का 42 0, तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0 यानी इक्वल टू बिग ओ यानी शून्य मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी सहायता से अपने को ए इनवर्स याद करना है, तो देखो अगर अपन ए इनवर्स याद करेंगे तो अपने को मान दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i बराबर 0, यहाँ से 42i का पक्षांतरण कर देते हैं, इनमें से ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए कॉमन निकाल लेंगे तो मान बच जाएगा a प्लस 4i इक्वल टू प्लस का 42i। अब a से डिवाइड कर देंगे तो ये मान हो जाएगा कितना 42 गुना ए इनवर्स इक्वल टू ए प्लस 4i। अब 42 का भाग दे दें तो यहाँ से मान बच जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/42 गुणा में ए प्लस 4i, ठीक है, ये मान रख दो, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/42 गुणा में पहले मैट्रिक्स रख देंगे ए, तो माइनस का 8 प्लस का 5 2 और 4 प्लस 4 गुणा आई मतलब 1 0 0 1, ठीक है। अब हल कर लो तो 1/42 गुणा में ये माइनस का 8 ये प्लस का 4, तो ये मैट्रिक्स क्या बच जाएगी माइनस का 4 बच जाएगी, फिर ये 5 और ये 0 तो ये 5 बच जाएगा, फिर 2 और 0 तो ये बच जाएगा 2, फिर ये 4 और ये 4 तो पूरा हो जाएगा 8। तो इस प्रकार अपने पास ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगी कि 1/42 गुणा में -4 5 2 और 8, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी ए इनवर्स, ठीक है। अब आगे देखो, अब चलते हैं अपन सारणी के मानों पर, तो देखो सारणी का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद में और कौन कौन सी चीज़ें थी, रेखाओं की समीकरण ज्ञात करने में। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो कभी कभार ये सैरेख के लिए भी काम में आता है। सैरेख मतलब 3 ऐसे बिंदु जो सैरेख होंगे मतलब उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास यही है, अपने को 3 बिंदु दिए गए हैं जिनमें पहला है बी सी कोमा ए इंटू में बी प्लस सी, दूसरा बिंदु अपने को दिया गया है एच सी कोमा में बी इंटू सी प्लस ए, और तीसरा बिंदु अपने को दिया गया है कि ए बी कोमा सी इंटू ए प्लस बी। अपने को सिद्ध करना है कि ये सैरेख है। सैरेख है मतलब इस बिंदु को अगर अपन ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने तो अपन कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 होगा। और इसका क्षेत्रफल अपन कैसे याद करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा इनसे बनने वाले सारणी का मान, यानी बी सी ए गुणा बी प्लस सी और फिर दूसरा ए सी फिर बी गुणा सी प्लस ए और फिर ए बी फिर सी गुणा ए प्लस बी। अब एक की कमी रहेगी तो वो अपन क्यों लगा देंगे। अगर इस सारणी का मान 0 आता है तब तो ये सैरेख है, नहीं तो नहीं है। तो देखो अपन करेंगे कैसे कि यहाँ से ये जो वैल्यू है सेकंड कॉलम की इनको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा में बी सी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए बी
प्लस ए सी, फिर इसको ये ए सी इसको मल्टीप्लाई किया तो बी सी प्लस ए बी, फिर ये ए बी और इसको मल्टीप्लाई किया तो ए सी प्लस ए बी सी, और ये 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर इस कॉलम को इसमें अपन ऐड कर दें तो तीनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। यानी यहाँ पर अपन लागू कर देते हैं कि C2 इम्प्लाइज, थोड़ा सा तरीके से कर रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। C2 इम्प्लाइज C2 प्लस ए C3, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा में बी सी ए सी ए बी, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये वापस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये वापस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, और ये 1 1 1। तो जैसा कि आपको बताया था कि एक सारणिक में, सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभों के अवयव, एक का अगर कुछ गुणा हो तो उसका मान भी, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर एक का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गुणा ये दूसरा स्तंभ है कि नहीं, तो इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं इसको, कि इस सारणी की वैल्यू आपकी आएगी 0। अगर इस सारणी की वैल्यू 0 आएगी तो अपन इसको लिख देते हैं 1/2 गुणा 1/2 गुणा 0 बराबर 0। अतः अगर इन तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आया तो अपन कह सकते हैं कि तीनों बिंदु सरेख हैं। तो इस प्रकार ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, सरेख सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में अपने को 2-3 बात कही गई है, कौन कौन सी, कि इन दोनों बिंदुओं को यानी ए और बी को मिलाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है अपने को। फिर उसके बाद में अपने को क्या करना है, के का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए अगर अपन ये बिंदु इन तीन दोनों में मिलाएं तो 3 बिंदु हो गए, तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इकाई आता हो। तो सबसे पहले तो अपन रेखा की समीकरण ज्ञात करते हैं। तो रेखा की समीकरण के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि रेखा की समीकरण बराबर, सारणी का उपयोग करेंगे तो 1/2 गुणा, तीसरा जो बिंदु है वो अक्ष वाई मान लेते हैं अपन। दो बिंदु अपने को ये दिए गए हैं 4 3 -5 और 2, तीसरा स्तंभ 1 1 1 मान लें। ठीक है, प्रसार कर दो, इसका प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 आएगा अगर रेखा होगी तो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से अपन क्या करें कि ये तो 1/2 को तो 0 में भाग दे देंगे तो ये सारणी बच जाएगा, यानी अक्ष गुणा में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो 3 1 2 1 बच जाएगा, यानी अक्ष गुणा में 3 1 2 और 1। फिर माइनस वाई गुणा में, वाई वाले को छोड़ेंगे तो 4 1 -5 और 1 बचेगा, तो 4 1 -5 और 1। फिर लास्ट वाला प्लस का 1 गुणा में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो 4 3 -5 और 2, तो 4 3 -5 और 2 बराबर 0। अब हल कर लो इसको, तो देखो प्लस का 3 माइनस का 2 तो प्लस 1 बचेगा, और 1 को अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष। फिर ये इसको हल करेंगे तो माइनस का प्लस का 4 -5 तो प्लस का 9 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 9 वाई। अब इसको हल करें तो 8 -15 तो 15 और 8 23 हो जाएंगे, तो ये प्लस का 23 बराबर 0। तो इस प्रकार ये रेखा की समीकरण हो जाएगी अक्ष -9y + 23 बराबर 0। अब अपने को ये कहा गया है कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 2 इकाई हो तो के का मान ज्ञात करना है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि 1/2 गुणा तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 4 3 -5 2 के और 0, फिर ये 1 1 1 इक्वल टू +-2 रखेंगे अपन। अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 2 इकाई दिया गया है। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना सारणिक से प्राप्त होता है और सारणिक का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है, लेकिन अपन बात करते हैं अगर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को हमेशा धनात्मक माना जाता है। इसलिए क्षेत्रफल अपने को यहाँ पर 2 इकाई दिया गया है, इसके बावजूद अपन क्या कर रहे हैं, इसको +-2 मान रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन 2 से गुणा कर देंगे तो +-4 हो जाएगा, और इसका कर देंगे प्रसार, और प्रसार भी कैसे करेंगे, अपन तीसरे के सापेक्ष करेंगे, आसान रहेगा। तो देखो के गुणा में क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये 4 मान बचेंगे, 3 1 2 और 1। फिर प्लस में दूसरा 0 है तो माइनस का 0 प्लस, तीसरा क्या हो जाएगा, 1 गुणा में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो मान हो जाएगा 4 -5 3 और 2 बराबर +-4। अब इसको हल कर लो तो देखो ये 3 - 2 यानी के बन जाएगा, एक ही तो बचा। फिर ये हो जाएगा 8 -15 तो प्लस का 23 इक्वल टू +-4। ठीक है, अब एक बार प्लस का चिन्ह लेके के का मान ज्ञात कर लेते हैं और एक बार माइनस का चिन्ह लेके के का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो +4 मानने पर क्या हो जाएगा, के +23 बराबर प्लस का 4, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 23 हो जाएगा, यानी माइनस का 19 बच जाएगा। जबकि माइनस का 4 मानने पर क्या होगा कि के +23 बराबर माइनस का 4, पक्षांतरण किया माइनस का 23 तो के बराबर माइनस का 27। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अतः के बराबर 2 संभव मान होंगे कि के बराबर -19, -27 के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, देखो
ये एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें समीकरण 3 समीकरण निकाय हैं अपने पास, ठीक है। अब इनके लिए अपने को सिद्ध करना है कि इनका हल संभव नहीं है। तो वैसे तो देखो, अगर अपन मैट्रिक्स मेथड काम लेते हैं तो मैट्रिक्स मेथड काम में लेने पर क्या होता है कि सीधा सीधा अपन मोड ऑफ ए यानी ए इनके गुणांकों से बनने वाले मैट्रिक्स सारणी का मान याद करते हैं। यदि उस सारणी का मान 0 आ जाता है तब तो अपन कह सकते हैं कि इनका हल संभव नहीं है, यानी समीकरण निकाय असंगत हो जाते हैं। लेकिन यही चीज अपन क्रेमर नियम के तहत भी सिद्ध कर सकते हैं। तो क्रेमर नियम में ये क्या है, थोड़ा सा अलग होगा। कैसे कि देखो, क्रेमर नियम में यूं होता है कि डेल्टा का मान भले ही 0 आ जाए, लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इनका मान अगर 0 नहीं आता है तो वो समीकरण निकाय सुसंगत यानी मतलब असंगत नहीं होता है। अपन सुसंगत भी नहीं कह सकते, लेकिन असंगत नहीं होता है। तो उस टाइम वो होता क्या है, तो देखो उस टाइम वो स्वतंत्र नहीं होता, यानी एक्स वाई जेड के मान है वो अलग अलग नहीं होते, हमेशा एक जैसे चलते रहते हैं, ठीक है। जबकि अगर चारों के चारों मान 0 आते हैं, यानी जैसे यहाँ पर अपने को 3 चर दिए गए हैं, तो 3 चर के लिए अपन डेल्टा याद करेंगे, डेल्टा 1 याद करेंगे, डेल्टा 2 याद करेंगे और डेल्टा 3। तो चारों सारणी का मान यदि 0 आता है तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये मान के तब जाके अपन कह सकते हैं कि ये समीकरण निकाय असंगत है। तो सबसे पहले अगर अपन डेल्टा मान के चलें तो डेल्टा का मान क्या होगा, इनके गुणांकों से 1 1 1 फिर 1 2 3 और 2 3 11, ठीक है। तो इस प्रकार अगर अपन डेल्टा का प्रसार करें तो मान क्या आ जाएगा, देखो 2 गुणा में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 3 गुणा में फिर इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो मान क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। फिर प्लस में 11 गुणा में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मान कितना हो गया आपका, ये 4 था बेटा, यहाँ पे गलती से आगे वाला मान लिख लिया गया, ये 4 होगा तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये 2, ठीक है, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 4, तो इस प्रकार डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 0। अब डेल्टा 1 अगर अपन ज्ञात करें तो डेल्टा 1 के लिए क्या होगा कि ये वाली वैल्यू है वो पहले के स्थान पर यानी यहाँ पर रख दी जाएंगी। तो इस प्रकार डेल्टा 1 का सारणिक बन जाएगा आपका 2 5 11, बाकी ऐसा कैसा 1 2 3 1 3 और 4। वापिस प्रसार करें इसके सापेक्ष तो 11 गुणा में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा। फिर माइनस का 3 गुणा में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो 6 - 5 वापिस से 1 आ जाएगा। फिर लास्ट वाला प्लस का 4 गुणा में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो 4 - 5 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 11, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 4। तो ये क्या बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये 11, ये -3 - 4, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4 जो डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो फिर डेल्टा 2 ज्ञात करते हैं अपन। डेल्टा 2 ज्ञात करेंगे मतलब ये वाली वैल्यू है वो दूसरे के स्थान पर रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 1 1 2 फिर 2 5 11 फिर 1 3 और 1 4। अब अगर इसी प्रकार अपन इसका प्रसार करेंगे तो इसका मान आएगा माइनस का 8 जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर इसी प्रकार डेल्टा 3 याद करेंगे तो डेल्टा 3 के लिए क्या आएगा, ये वैल्यू अपन तीसरे के स्थान पर रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 1 2 फिर 1 2 और 3 फिर 1 3 और 4, ठीक है। इसका प्रसार करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी प्लस का 4 जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा की वैल्यू तो 0 आ रही है, लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तीनों के तीनों 0 नहीं आ रहे। इसका मतलब यहाँ से अगर अपन अक्स याद करेंगे तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा होता है जो क्या आएगा आपका अपरिभाषित आएगा, यही डेल्टा 2 यानी वाई की वैल्यू आएगी, यही जेड की वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार एक्स वाई जेड तीनों के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है, बाकी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये 0 नहीं आ रहे। तो ये 0 नहीं आ रहे, इसका मतलब ये क्या है, असंगत है, ठीक है। तो असंगत कब हुए, जब डेल्टा इक्वल टू 0 लेकिन डेल्टा 1, ठीक है, इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू सॉरी एंड डेल्टा 1 डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 2 डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण निकाय है वो आपका असंगत हो जाता है। जबकि अगर ये क्या हो, ये वैल्यू भी 0 आए आपकी और डेल्टा भी 0 आए, यानी चारों वैल्यू 0 आएंगी, तब समीकरण निकाय आपका सुसंगत होता है लेकिन स्वतंत्र नहीं होता, ठीक है। और जब डेल्टा का मान है वो आपका 0 ना आकर अन्य कोई मान आता है, ठीक है, तब वो स्वतंत्र भी होता है और सुसंगत भी होता है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन है अपना कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए तथा शीर्ष है वो अक्ष 1 y1 अक्ष 2 y2 अक्ष 3 y3 ये दिए गए हैं। तो अपने को सिद्ध करना है कि एक सारणिक है कौन सा, कि अक्ष 1 y1 2 अक्ष 2 y2 2 अक्ष 3 y3 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 गुणा ए की घात 4 यानी 3 a की पावर 4, ये अपने को सीधे करना है। तो जैसा कि अपन कह सकते हैं देखो
शीर्षों के अनुसार अगर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका कि 1/2 गुणा इनसे बनने वाली सारणी का मान, यानी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। या फिर देखो अपन ये जो यहाँ पर सारणी दिया गया है ये अपन बना लेते हैं, यानी यहाँ पर 1 1 1 की जगह 2 2 2 ले आते हैं, या फिर ऐसा कैसा ही रख लो, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। जबकि भुजा के अनुसार अगर अपन ज्ञात करें तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो, उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुणा a²। ठीक है, अब देखो, अब ये मान अगर, मतलब ये क्या है, ये a जो भुजा है वो इसी समबाहु त्रिभुज की है और इसी त्रिभुज के निर्देशांक ये हैं। इसका मतलब ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 दोनों से ही क्षेत्रफल ज्ञात किया जा रहा है। इसका मतलब दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो अपन दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। तो देखो दोनों को इक्वल करेंगे तो मान हो जाएगा 1/2 गुणा में, फिर x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू मान हो जाएगा √3/4a²। ठीक है, अब देखो पहले अपन दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ से बटा से 4 हट जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू वापिस √3a²। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर सारणी के गुणा में कोई मान हो तो उसको अपन किसी एक पंक्ति या स्तंभ से गुणा कर सकते हैं। तो इस 2 को अपन अंदर गुणा कर दें तो अंदर गुणा करने पर ये मान क्या हो जाएगा, ये तीनों मान 2 2 2 में बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 2 2 में बदलने पर सारणी का आपका क्या बन जाएगा, सारणी बन जाएगा आपका x1 y1 2, फिर x2 y2 2, फिर x3 y3 2 बराबर में मान हो जाएगा √3a²। ठीक है, अब अपन दोनों तरफ वर्ग कर दें, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये मान तो जाएगा आपका x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका 3, यानी √3 का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये a² का स्क्वायर करेंगे तो 3a की घात 4। काफ़ी बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट और सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, देखो कि बिंदु 1,4 2,3 -5,3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अपन सारणी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणा, सारणी बना लेंगे अपन 1 4 2 3 -5 -3 1 1 1। ठीक है, इक्वल टू 1/2 तो ऐसा कैसा गुणा में ये 1 और 1 के गुणा में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, देखो 3 और ये वापस -3, तो 3 इंटू 3 -3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 6। ठीक है, फिर दूसरा मान दूसरे के लिए लिखेंगे अपन -4 गुणा में, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये 2 -5, तो 2 -5 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, फिर लास्ट वाला +1 इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये -6 और ये -15, तो 6 - 15 क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो 6 प्लस -6 प्लस का 15, तो ये हो जाएगा +9। अब इस प्रकार अपन इसको हल करें तो देखो मान क्या आएगा 1/2 गुणा, क्या हो जाएगा कि 1/2 गुणा में ये मान हो जाएगा आपका 6, फिर -28 और प्लस का 9। ठीक है, तो 9 और 6 15 को इसमें से प्लस का 15 और -28, तो -13 होगा, तो मान आएगा -13/2। और अगर अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो ये +13/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर ये +13/2 हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल +13/2 आ गया। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल +13/2 आया तो क्या ये संभव है कि ये त्रिभुज मतलब बिंदु सरेख होंगे? नहीं ना, क्यों? क्योंकि सरेख कब होता है, बिंदु सरेख मतलब बिंदु सरेख तब होते हैं जब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता हो, और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 नहीं आ रहा है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये बिंदु सरेख ही नहीं है, तो अपन कह सकते हैं अतः बिंदु सरेख नहीं है। ठीक है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तो मेरी नज़र में जो बढ़िया बढ़िया थे वो सारे के सारे मतलब करवाए हैं, बाकी और भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। और इस एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन मतलब लेंथी ज़्यादा है जिस वजह से टाइम है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो आसान नंबर हैं वो इस प्रश्नावली के आपके पक्के हैं।
तो आप इनको ज़रूर तैयार करें। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत है तो वो पूछे ज़रूर। टाइम है वो धीरे 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 कम ही होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और वैसे भी अगर आप देखो तो ये बात आपको मैं कभी की समझानी शुरू कर दी थी मैंने, कब आपका ये क्या कहते हो, जून जुलाई से ही आपको बताना शुरू किया था कि धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा, निकलता गया। लॉकडाउन की छुट्टियां भी मिली, लेकिन उससे भी है ना आप लास्ट जून तक पहुंच चुके हो। अब भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो और आपके नंबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब साफ सुथरा एक ही जवाब है बेटा, आप खुद से जी चुरा रहे हो, मेहनतें नहीं कर रहे हो। तो जम के मेहनत करो। टाइम 8-10 दिन अभी और बाकी है, तो जितना कर सकते हो उतना कर लो। और ये टाइम पास मत किया करो, क्योंकि काफ़ी वीडियो को तो व्यू है वो बहुत बढ़िया मिलते हैं, काफ़ी को बहुत कम मिलते हैं। तो ये मत किया करो, ढंग से पढ़ा करो। ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर है वो बार बार दे रहा हूँ आपको, 7727952336 हैं। इन पे आप मैसेज करके सवाल ले मतलब जवाब ले सकते हो, या कोई क्वेश्चन जैसे अगले वीडियो में आपको चाहिए जो भाई अब तक जहाँ तक बुक में आपका सिलेबस पहुँचा है उससे पहले का अगर कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और बाकी किसी भी एक्सरसाइज से कोई भी दिक्कत है तो आप मतलब वो मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आपको जवाब मिल जाएगा वापस। ठीक है।